राधे राधे। हेलो एवरीवन। जो नए लिसनर्स हैं और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे अपने दोनों के लिए, जिससे नोटिफिकेशन मिल सके और हमें सब्सक्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट इस 159 अपनी नोज अबाउट 1 ईयर्स प्रेगनेंसी। जीविका विवेक से नाराज़ देखते हुए बोली, आप बाइट क्यों करते हैं, दर्द होता है। विवेक जीविका की इस मासूमियत पर स्माइल करता है और उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, मैं अभी तुम्हारा दर्द ठीक कर देता हूँ। ये बोलकर वो जीविका को अपनी गोद में उठाकर बेड पर ले जाता है और उसके बगल में बैठकर उसके नेक की तरफ झुकते हुए उसके बाइट मार्क्स पर बहुत प्यार से चूमने लगता है। विवेक के इस तरह से किस करने से जीविका को एक राहत मिलती है। विवेक ये किस जीविका को दर्द मिटाने के लिए कर रहा था, पर धीरे धीरे वो इस किस में बहने लगा। जीविका भी कुछ ऐसे ही हाल था। उसके हाथ अब विवेक के बालों में चलने लगे थे। विवेक के इस मूव से जीविका डर गई और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, क्योंकि जीविका शादी से पहले कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती थी। उसे लग रहा था कि कहीं विवेक उसे किस करते हुए बहक न जाए, इसलिए वो हिम्मत करके बोली, विवेक। जीविका की आवाज़ में नर्वसनेस और बेचैनी फील करके विवेक समझ गया कि जीविका क्या कहना चाहती है। वह उसके नेक को छोड़कर उसके गालों पर अपने हाथों में भरकर उसकी तरफ देखते बोला, तुम डरो मत, मुझे मेरी लिमिट्स पता है। ये बोलकर वह उसके होठों को आहिस्ते से चूम लेता है। फिर वह दोबारा उसके कंधे को चूमने लगा। थोड़ी देर बाद पूरी तरह सेटिस्फाइड हो जाने के बाद जीविका को छोड़ देता और उसकी ड्रेस ठीक करके उसे अपनी बाहों में भर लेता है। जीविका अपनी प्यारी भरी निगाहों से विवेक को ही देख रही थी। जीविका को अपनी तरफ यूं देखते देख विवेक उसे टीज करते बोला, ऐसी क्या देख रही हो स्वीटहार्ट, क्या तुम चाहती मैं तुम्हारे साथ वो सब करूं? विवेक की बातें सुनकर जीविका किसी छोटे बच्चे की तरह ना में झट से सिर हिलाते लगती है और विवेक की तरफ मासूमियत से बोली, मैंने आपको कब कहा कि मैं वो सब करना चाहती हूँ? उसके चेहरे की मासूमियत देखकर विवेक को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। वह जीविका को अपनी बाहों में कसते हुए उसके माथे को चूम कर बोला, तुम्हें पता है ना, तुम सबसे प्यारी हो। ये बोलकर वह जीविका की छोटी सी नाक पर किस कर लेता है। विवेक की इस स्वीट जेस्चर से जीविका के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वह विवेक की शर्ट के बटन खोलते हुए बोली, और आप सबसे अच्छे हैं, मेरे बिना कहे मेरे मन की बातें जान लेते हैं आप। जीविका की बात सुनकर विवेक स्माइल करता है। तभी उसके रूम में कोई नॉक करता है। ये सुनकर जीविका हड़बड़ा जाती है और विवेक की बाहों से उठने की कोशिश करती है, पर विवेक उसे उठने नहीं देता। उसे आंखें दिखाते हुए वापस अपने सीने से लगा लेता है। जीविका विवेक की तरफ देखकर बोली, क्या करें आप, मुझे जाने दीजिए, वरना कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा। विवेक उसे अपनी बाहों में कसते बोला, जिसे जो सोचना है सोचने दो, आई डोंट केयर। मुझे तो बस इतना पता है कि तुम मेरी हो और मैं तुम्हें बेइंतहा प्यार करता हूँ। विवेक ने यह अपनी आंखों में जीविका के लिए बेइंतहा प्यार लेकर कहा। फिर वो जीविका को लेकर बेडरूम के दरवाजे के पास आकर दरवाज़ा खोल देता है। सामने वन्या और दृष्टि खड़ी हुई थी। वो दोनों जीविका को ढूंढ रही थी। दोनों के साथ में देखकर दृष्टि के मन में एक ख्याल खुरापात आई। विवेक जीविका का हाथ थामे हुए था। दृष्टि जीविका को टीज करते बोली, जीविका, हम दोनों तो तुम्हें ही ढूंढ रहे थे और तुम्हें यहाँ विवेक के साथ थी। दृष्टि ने यह जीविका को छेड़ने के लिए कहा था, पर जीविका की हालत सच में खराब हो गई थी। ये देखकर वन्या बोली, क्या कर ये दृष्टि, अब मेरी प्रिंसेस को सताना बंद भी कर। दृष्टि खिलखिलाकर हंसते हुए जीविका के पास गई और उसके मासूम गालों को पिंच करते बोली, जरा देखो तो, हमारी बहन के गाल तो अभी से लाल हो रहे। जीविका को इस तरह बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए वह शर्म के मारे विवेक की बाहों में छिप गई। विवेक जीविका के इस क्यूट रिएक्शन पर स्माइल करता है, उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। वहीं दृष्टि और वन्या भी जीविका के इस रिएक्शन पर हंसने लगते हैं। विवेक जीविका की पीठ पर सहलाते हुए दोनों की तरफ देखते हुए बोला, आप लोग चलिए, मैं अपनी प्रिंसेस को लेकर आता हूँ। दृष्टि और वन्या दोनों हंसते हुए नीचे जाने लगे। वहीं जीविका शर्म के मारे अभी भी विवेक के सीने में छिपी हुई थी। थोड़ी देर बाद उसने अलग होती है और दोनों नीचे आ जाते हैं। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए सब अपने अपने कमरे की तरफ जाने लगे। दृष्टि थककर चूर हो गई थी कि कार में ही अनय के कंधे पर सिर रखकर सो चुकी थी। वन्या का भी यही हालत खराब हो गई थी। एक तो
प्रेगनेंसी की वजह से उसे जल्दी जल्दी थकान महसूस होती। यक्षित उसे अपनी गोद में उठा लेता और सीढ़ियों से होते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगा। वन्या किसी छोटे बच्चे की तरह यक्षित के इर्द गिर्द अपने हाथ लपेट लेती है। यक्षित वन्या को अपने एक कमरे में ले आता है और उसे आहिस्ते से अपनी गोद में उतार देता है। फिर रूम का दरवाज़ा बंद कर देता है। वेद बैठ के चैन से नींद ले रहा था। युवान ने उसे ब्लैंकेट से कमर तक कवर कर दिया था। वन्या ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े होकर अपनी ज्वेलरी निकालने लगती है। उसके हाथ ब्लाउज के हुक तक नहीं पहुंच रहे थे और उसे उतारने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। ये देखकर यक्षित उसके पास आता है और उसका हाथ हटाकर उसकी हेल्प करता है। फिर वह वन्या की तरफ देखते हुए बोला, खुद से कर लोगी या मैं चेंज कर दूँ? ये बोलते हुए यक्षित अपनी आंखों में एक शरारत लिए हुए था। वन्या उसे धक्का देते बोली, हटिए आप। फिर वह क्लोजेट रूम में तरफ चली जाती है। यक्षित वन्या की इस क्यूट हरकत पर स्माइल करता है। फिर वह भी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद यक्षित और वन्या दोनों वेद के इर्द गिर्द लेट गए थे। वन्या ने अपने बेबी को माथे को चूम लिया और सोने वाली थी कि तभी यक्षित उसे रोकते बोला, वाइपी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ भूल रही हो? वन्या को यक्षित के कहने का मतलब समझ नहीं आता। अब वो सवालिया नज़रों से यक्षित की तरफ देखते लगती है तो यक्षित उसके होठों की तरफ इशारे करते बोला, तुम्हें नहीं लगता वेद के डैडी को भी उनकी गुड नाइट किस मिलनी चाहिए? यह सुनकर वन्या यक्षित की तरफ देखते बोली, हाँ, आप सुधरने वाले नहीं हो। ये बोलकर वह यक्षित के चेहरे पर अपने हाथों से भरकर उसके होठों पर आहिस्ते से किस कर लेती है। वन्या अभी थकी हुई थी इसलिए यक्षित उसे परेशान नहीं करता और जल्दी से रिलीज कर देता है। वन्या वेद को अपने सीने से छिपाकर उसे अपनी बाहों में अच्छे से एडजस्ट कर लेती है। यक्षित वेद के माथे को चूम लेता है। फिर वन्या के माथे को चूमकर नीचे झुककर उसके पेट पर भी प्यार से हाथ फेरते हुए उसे भी चूम लेता है। फिर वह वन्या और वेद दोनों को ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर करते हुए खुद उनके बगल में लेट जाता है। अगली सुबह यक्षित की नींद वन्या से पहले खुलती है। आंखें खुलते ही उसकी निगाहें सीधे अपने बेबी और उसकी मम्मा पर पड़ती हैं। दोनों माँ बेटे एक दूसरे को हक किए हुए चैन से सो रहे थे। उनके चेहरे की मासूमियत ऐसी थी कि देखने वाले बस देखते ही रह जाएं। ये देखकर यक्षित के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और उसने दोनों के माथे को चूम लिया। फिर बेड पर उठकर उसने जिम की रूटीन फॉलो करने के लिए चला गया। 1 घंटे बाद वह बस आ गया। वेद और वन्या अभी भी सो रहे थे। आज छुट्टी का दिन था इसलिए यक्षित ने दोनों को सोने दिया। लगभग 8 बजे वह वेद के गालों पर थपकी देते हुए उसे जगाने लगा, उठ जाओ बेटा, देखो सुबह हो गई है। अपने डैडी की आवाज़ सुनकर वेद अपनी प्यारी प्यारी आंखें खोल देता है। यक्षित उसे अपनी गोद में उठा लेता है। वेद अपने छोटे छोटे हाथ अपने डैडी की नेक पर लपेट देता है। वेद अपने डैडी के गालों पर किसी करते बोला, गुड मॉर्निंग डैडी। यक्षित भी वेद के गालों पर किस करते हुए उसके सिर को सहलाकर उसे गुड मॉर्निंग बोलता है। फिर वह वेद को अपनी गोद में उठाकर उसके रूम की तरफ जाता है और उसे फ्रेश कराता है। वह वेद को पूरी तरह से रेडी करके वापस लाता है। यक्षित देखता है कि वन्या अभी भी सो रही है। वह वेद को बेड पर बिठाता है। वेद अपनी मम्मा के गालों पर थपकी देते बोला, तो मम्मा सुबह हो गई। वेद की क्यूट सी वॉइस सुनकर वन्या की आंखें खुल जाती हैं। आंखें खुलते ही वह घड़ी देखती है। घड़ी देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं क्योंकि इस वक्त सुबह के 8:30 बज रहे। वह वेद और यक्षित को उनकी गुड मॉर्निंग किस देकर उन्हें ग्रीट करती है और यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, मैं इतनी देर तक कैसे सो रही थी? आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? यक्षित वन्या के बिखरे बालों को उसके कान के पीछे करते बोला, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत थी इसलिए नहीं जगाया। वेद अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए बोला, मम्मा आप पहले जाओ, फिर मैं ब्रेकफास्ट करेंगे, मुझे भूखी भूखी लगती है। वन्या वेद के गालों को चूमते हुए बोली, मम्मा बस अभी आई। वो वॉशरूम की तरफ चली गई। अभिमन्यु जी का घर। ये घर सिंघानिया मेंशन की तरह बड़ा और आलीशान तो नहीं था पर 4 फैमिली मेंबर्स के लिए काफ़ी था। ये किसी खूबसूरत कॉटेज की तरह था। अभिमन्यु जी और त्रिशा जी लिविंग एरिया में बैठे अपनी मॉर्निंग टी एंजॉय कर रहे थे। अभिमन्यु जी नोटिस कर पा रहे थे कि त्रिशा काफ़ी देर से कुछ सोचने में लगी हुई है। अभिमन्यु जी चाय की सिप लेते हुए बोले, क्या हुआ त्रिशा, तुम क्या सोच रही हो?
त्रिशा जो सामने की तरफ देखते हुए बोली, यक्षित की शादी भी हो गई, पर उसने पापा ने हमें इन्फॉर्म करना भी जरूरी नहीं समझा। अभिमन्यु जी, त्रिशा, क्या त्रिशा तुम भी उसी बात को लेकर बैठ गई हो? अभी पता चल गया ना कि यक्षित की शादी हो चुकी है। फिर वे अपनी चाय खत्म करके वहां से चले गए। त्रिशा भी अपनी आंखों में एक शैतानी चमक लिए सामने की तरफ देखते हुए बोली, जो दर्जा मुझे सालों से नहीं मिला, वो दर्जा कल की आई उस लड़की को इतनी आसानी से मिल गया। ये तो मेरी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। वो ये सोच ही रही थी कि तभी उसके कॉटेज की डोर बेल बजती है। एक मेड दरवाजा खोलती है। वो तो सामने एक लड़की खड़ी हुई होती है। ये लड़की और कोई नहीं, अवनी ही होती है। वह अंदर जाकर लिविंग एरिया में त्रिशा जी के पास बैठ जाती है। त्रिशा जी अवनी की तरफ एक निगाह डालते हुए बोली, कहो कैसे आना हुआ? अवनी अपनी आंखों में एक चमक लिए हुए बोली, त्रिशा आंटी, आपको पता है यक्षित की शादी हो चुकी है? त्रिशा जी सामने की तरफ देखते हुए बोली, यक्षित से तो शादी तो करने वाली थी ना, फिर वो लड़की सिंघानिया मेंशन में बहू बनकर क्या कर रही है? दरअसल यक्षित से शादी करने के प्लान में त्रिशा जी और अवनी दोनों ही शामिल थे। त्रिशा जी के नक्शे कदम पर चलते हुए अवनी ने यक्षित का लगभग पा ही लिया था, पर ऐन वक्त पर ही उसका भंडा फूट गया था। अवनी त्रिशा जी की तरफ देखते हुए बोली, आंटी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत नाराज़ हैं, पर मैं क्या करती? अगर यक्षित को मेरी सच्चाई पहले ही पता चल गई तो मुझे क्या पता था कि वो वन्या उसकी ज़िंदगी में आ जाएगी और दोनों शादी भी कर लेंगे। त्रिशा जी अवनी की तरफ आंखें छोटी करके देखते हुए बोली, अगर तुम यहाँ पर अपना दुखड़ा रोने आई हो तो यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है तुम्हारी बकवास बातें सुनने के लिए। अवनी त्रिशा जी की बातों को इग्नोर करते हुए अपनी आंखों में एक शैतानी चमक लिए बोली, आंटी, मैं एक ऐसी खबर लाई हूँ जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे। आंटी, यक्षित की वाइफ वन्या प्रेग्नेंट है। सो टू बी कंटिन्यूड। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए COS Force 5 और बने रहिए कहानी पर। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, दैट इज 160, अनिल जी कुक्स फॉर अन्या। ये सुनकर त्रिशा जी को जलन तो बहुत हुई, क्योंकि वन्या को सिंघानिया परिवार की बड़ी बहू का दर्जा जो मिला हुआ था, जो दर्जा यक्षित की मॉम मालविका जी का मिला था, अब तो वन्या सिंघानी परिवार को उसका दूसरा वारिस भी देने जा रही थी। त्रिशा जी जो हमेशा से ही यक्षित और उसकी पूरी फैमिली की खुशी फूटी आंख नहीं सुहाती थी, फिर अब वो कैसे पीछे रह सकती थी? त्रिशा जी को जलन तो बहुत हो रही थी, पर फिर भी उन्होंने खुद को छिपाते हुए अवनी की तरफ एक सर्द निगाह डालते बोली, सो वॉट, यही न्यूज़ देने आई थी? आप दे दिया हो तो निकलो यहाँ से। त्रिशा जी के इस रिएक्शन पर अवनी एक तिरछी स्माइल अपने चेहरे पर लाते बोली, ओ कम ऑन आंटी, मुझे आपके इस रिएक्शन की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे पता है कि आपको वन्या से बहुत जलन हो रही है। एक तो उसे सिंघानिया फैमिली में बड़ी बहू का दर्जा मिला, और दर्जा आपको क्यों जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। अवनी ने लास्ट लाइन पर त्रिशा जी गुस्से से फुकारते हुए बोली, अपनी हद में रहो अवनी, दिस इज़ नॉट योर बिजनेस। अवनी त्रिशा जी की तरफ देखते हुए अपने चेहरे पर एक शातिर स्माइल लेकर बोली, देखिए आंटी, आप माने या ना माने, पर जलन तो आपको हो रही है, और आप मेरे जाने के बाद कुछ ना कुछ तो प्लान जरूर करेंगी। तो क्यों ना हम दोनों साथ हाथ मिला लें, एक से भले दो। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। आपको यक्षित और उसकी फैमिली से खुशी बर्दाश्त नहीं होती, वहीं मुझे भी यक्षित और वन्या के बदला लेना है, और मुझे नहीं लगता इससे अच्छा मौका हमें मिलेगा आपके इरादे को अंजाम देने के लिए। अवनी की बातें सुनकर त्रिशा जी सामने की तरफ देखने लगी। धीरे धीरे उनकी आंखों में एक शैतानी चमक आने लगी, जिसे देखकर अवनी समझ गई कि त्रिशा जी ने उससे हाथ मिला लिया है। त्रिशा जी को अपने प्लान में शामिल करने की रीज़न ये था कि वो एक बेहद ही शातिर औरत थी और इस खेल में एक पक्की खिलाड़ी भी। पर अवनी इस सब मामले में इतनी स्ट्रांग नहीं थी। वो प्लान तो कर लेती थी, उसे प्लान को अंजाम कैसे देना हो वो भी बिना किसी की नज़र में आए, इसके लिए उसे त्रिशा जी की हेल्प की ज़रूरत पड़ने वाली थी। अवनी त्रिशा जी की तरफ देखते हुए एक शातिर स्माइल करने लगी। त्रिशा जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, एक बात कान खोलकर सुन लो अवनी, पिछली बार की तरह कोई बेवकूफ़ी नहीं होनी चाहिए, वरना यक्षित से पहले मैं तुम्हारा काम तमाम करूंगी। अगर उसे गलती से भी ये भनक लग गई
कि इस प्लान में तुम और मैं दोनों मिले हुए हैं, तो समझ लो वो दिन हमारा आखिरी दिन होगा। अपनी अपने चेहरे पर एक एक कॉन्फिडेंट स्माइल लेकर बोली, ओवर कॉन्फिडेंट स्माइल। डोंट वरी आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा इस बार। मैं हर स्टेप का पूरा ध्यान रखूंगी, क्योंकि इसके बाद मुझे यक्षित और वन्या से बदला लेने का मौका कभी नहीं मिलेगा। त्रिशा जी सामने की तरफ देखते हुए कुछ सोचने लगी। अपनी की निगाहें त्रिशा जी पर ही थी। कुछ सोचते सोचते त्रिशा जी की आंखों में एक खतरनाक शैतानी चमक आ गई, जिसे देखकर लग रहा था कि उसके दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर अभिमन्यु जी भी आ जाते हैं। हमने उन्हें ग्रीट करती है, फिर थोड़ी देर बातें करने के बाद वह वहां से निकल जाती है। अवनी की जाने के बाद अभिमन्यु जी त्रिशा को समझाते हुए बोले, देखो त्रिशा, मैं ये तो नहीं जानता कि अवनी और तुम्हारे बीच क्या बातें हो रही हैं, पर इतना जरूर कहूँगा कि कुछ भी उल्टा पुल्टा करने से पहले एक बार सोच जरूर लेना। मेरी मानो तो तुम्हें अब अपने इस शातिर दिमाग को आराम दे देना चाहिए। अभिमन्यु जी की बातें सुनकर त्रिशा जी उनकी तरफ निगाह से देखते बोली, लगता है अब यक्षित के कभी ना खत्म होने वाली प्रॉपर्टी से तुम्हारा ध्यान हट गया है। अभिमन्यु जी सामने की तरफ देखते हुए अपनी आंखों में गिल्ट लेकर बोले, बस अपने उसी लालच का अंजाम तो मैं अब तक भुगत रहा हूँ। काश मैंने वो सब ना किया होता तो पापा और भाई के साथ मिलकर रह रहा होता। अभिमन्यु जी की बातों में एक गिल्ट साफ साफ नजर आ रही थी। उसे फील करके त्रिशा जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो मन ही मन बोली, लगता है अब अभिमन्यु को भाई और पिता प्रेम जाग रहा है। बट माय डियर हबी, अब तो बहुत देर हो चुकी है। अब तो तुम चाह कर भी अपने प्यारे पापा और भाई के पास नहीं जा सकते। तुम्हारे पापा तो तुम्हें फिर भी माफ़ कर देंगे, पर तुम्हारा भाई, उसकी बीवी के साथ तुमने जो किया उसके लिए वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करने वाला। ये बोलकर त्रिशा जी मन ही मन डेविल स्माइल करने लगी। अभिमन्यु जी त्रिशा जी की तरफ एक वार्निंग लुक देते हैं, हमारी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है और मैं नहीं चाहता कि हमारे कारण उन्हें अब थोड़ी सी भी तकलीफ हो। तुम्हारे इस शातिर दिमाग की वजह से वैसे भी बहुत कुछ हो गया है। अब बेहतर यही होगा कि तुम अपने आप को काबू में रखो। ये बोलकर वो अपने कमरे की तरफ चले गए। सिंघानिया मैंशन। यक्षित ने वेद को रेडी कर दिया था। वह छुट्टी का दिन था, इसलिए वेद घर पर ही रहने वाला था। थोड़ी ही देर में वन्या भी रेडी होकर बाहर आ गई। उसने आज येलो कलर की खूबसूरत सी साड़ी पहनी थी, जिसमें उसकी निखरी स्किन बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही थी। वन्या के बाल गीले थे, इसलिए वो उन्हें टॉवल से पोंछते हुए बाहर आ रही थी। यक्षित ने वेद के बेड पर बिठा दिया। उसने आज सी ग्रीन कलर की एक क्यूट सी शर्ट और नीचे जीन्स की हाफ पैंट पहनी थी, जिसमें वेद बहुत ही प्यारा लग रहा था। यक्षित की निगाह जैसे ही वन्या पर पड़ी, वह उसके पास गया और वन्या को हाथों से टॉवल लेकर उसे वेद के पास बिठाकर उसके गीले बालों को सुखाने लगा। यक्षित के इस स्वीट जेस्चर को वन्या के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने वेद को अपने पास लाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। यक्षित वन्या के बालों को सुखाते हुए दोनों माँ बेटे को निहार रहा था। वेद अपने छोटे छोटे हाथों से अपने छोटे से पेट को सहलाते बोला, मम्मा वेदांश को भूख लगी है। वन्या उसके बालों पर प्यार से सहलाते बोली, हम अभी ब्रेकफास्ट करने जाएंगे, ओके। वेद ने बड़ी मासूमियत से हाँ में सिर हिला दिया। फिर वो वन्या के पेट पर अपने छोटे छोटे हाथ रखते बोला, मम्मा क्या बेबी को भी भूख लगी होगी? हम उसकी भूख कैसे मिटाएंगे? वेद की स्वीट बातें सुनकर वन्या के गुलाबी गालों पर एक स्माइल आ गई। यक्षित गीले टॉवल पर लॉन्ड्री बास्केट में डालते हुए बेड पर बैठकर वेद को अपनी गोद में ले लेता है और उसके गुलाबी गालों को पिंच करते बोला, बेटा मम्मा जब ब्रेकफास्ट करेंगी तो बेबी का छोटा सा पेट अपने आप भर जाएगा। इसलिए अगर आप अपने बेबी को फीड करना चाहते हैं तो पहले अपनी मम्मा को फीड कराना पड़ेगा। अपने डैडी की बातें सुनकर वेद हैरानी से कभी अपने डैडी को तो कभी अपनी मम्मा की तरफ देखने लगा और दोनों की तरफ देखते बोला, चच्ची। वन्या वेद के छोटे छोटे होठों पर किस करते बोली, मुच्ची मेरे बेबी। यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए अपने लिप्स की तरफ इशारे करने लगा। वन्या वेद के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए ना में सिर हिला देती है। वहीं प्यारा से वेद अपनी मम्मा के पेट पर के साथ खेल रहा था, जिसे उसकी नन्ही सी बेबी
मम्मा की टमी से झांक कर अपने बिग ब्रदर के साथ खेल रही हो। वह अपने डैडी से शैतानी इरादों से बिल्कुल बेखबर था। यक्षित वन्या के कानों की तरफ झुकते हुए धीरे से बोली, प्लीज वाइफी, बस एक किस ही तो मांग रहा हूँ। वन्या यक्षित के कानों की तरफ झुकते बोली, मैं आपके एक किस का मतलब अच्छे से समझती हूँ। यक्षित वन्या के हाथों को पकड़कर बोला, कोई बात नहीं वाइफी, अगर तुम मुझे किस देना नहीं चाहती तो मैं अपना हक ले लेता हूँ। वन्या उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी क्योंकि वेद वहीं पर था और अपनी बेबी प्रिंसेस से खेल रहा था। यक्षित ने वन्या के होठों पर अचानक से अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगा। वन्या अपनी बड़ी बड़ी आंखों से यक्षित को घूरने लगी। यक्षित ने उसे ज़्यादा परेशान नहीं किया और 5 मिनट के बाद ही रिलीज कर दिया। वन्या लंबी लंबी सांसें लेने लगी और यक्षित को घूरने भी लगी। अपनी वाइफी की इस हरकत पर यक्षित स्माइल करता है और वेद को अपनी गोद में लेकर वन्या का हाथ पकड़ते हुए नीचे ब्रेकफास्ट के लिए ले जाने लगा। नीचे आकर वन्या ने देखा कि सब कुछ उसकी पसंद का है और खाने पर से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। उसने ध्यान से देखा, वहाँ पर चैतन्य दादाजी, युवान और जीविका भी खड़े थे। आस्तिक भाविक एकांत ध्रुव किचन से डिशेस का एक एक डिब्बा लेकर डाइनिंग टेबल पर रख रहे थे। ये देखकर वन्या तीनों की तरफ देखते हुए बोली, दादाजी, युवान और जीविका, ये सब क्या चल रहा है? पापा और बाकी सब कहाँ हैं? युवान वन्या की तरफ देखते हुए बोला, भाभी, आप किचन में जाकर खुद ही क्यों नहीं देख लेती? युवान की बात मानकर वन्या किचन की तरफ जाने लगी। किचन में से एक ही बेहद लजीज खुशबू आ रही थी। वन्या ने पीछे पीछे यक्षित भी जाने लगा। साथ में युवान, जीविका और दादाजी भी थे। किचन का नज़ारा देखकर वन्या की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। साथ ही एक प्यारी सी स्माइल भी उसके चेहरे पर आ गई क्योंकि किचन में काम करने वाले शेफ्स और मेड्स साइड में खड़े थे और अनिल जी एप्रन पहनकर खाना बनाने में लगे हुए थे। वे किसी प्रोफेशनल शेफ की तरह नजर आ रहे थे। वन्या अनिल जी के पास जाकर उनके चेहरे पर स्माइल लेकर बोली, अपने चेहरे पर स्माइल लेकर बोली, पापा, ये सब? अनिल जी अपने फेस पर एक स्माइल लिए बोले, ये सब तुम्हारे और मेरे इस नन्हे से शैतान के लिए है। वेद, जो अपने डैडी की गोद में था, वो उनके पास चलने के लिए बोलता है और उनके पास जाकर अपने चेहरे पर मासूमियत लिए बोला, दादू, क्या ये पेतांज के लिए नहीं है? वेद की मासूमियत से भरी बातें सुनकर अनिल जी के फेस पर स्माइल आ गई। वो उसके गुलाबी गालों पर किस करते बोले, आप तो दादू के सबसे फेवरेट हो बच्चा। वे दादू आपको कैसे भूल सकते हैं? दादू आपके लिए आपका फेवरेट कपकेक बना रहे हैं, ओके? ये सुनकर वेद के क्यूट से चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और ताली बजाने लगा। अनिल जी की निगाहें वन्या पर पड़ी। वो उसकी तरफ देखते हुए फिक्र भरे टोन में बोला, बेटा, तुम्हें यूं ज़्यादा देरी तक खड़े नहीं होना चाहिए। युवा ने एक चेयर लाकर वन्या को वहाँ बिठा देता है। फिर वो अनिल जी के कंधे को पकड़कर किसी छोटे बच्चे की तरह झूलते बोला, डैड, मैं तो आपका सबसे छोटा और प्यारा बेटा हूँ ना, आप अपने युवान के लिए कुछ नहीं बनाओगे? युवान की बातें सुनकर अनिल जी थोड़ा सा बैटर उसकी नाक पर लगाकर हंसते बोले, बेटा, अगर तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाया तो इस घर में भूचाल आ जाएगा। पूरे मैंशन को तुम सिर पर उठा लोगे और तुम्हारे डैड को घर की शांति भंग थोड़ी करनी है। अनिल जी की बातें सुनकर युवान का मुंह ही लटक गया और बाकी सब खिलखिलाकर हंसने लगी। वन्या अनिल जी की तरफ देखते हुए बोली, वैसे पापा, मुझे नहीं पता था आप इतनी अच्छी कुकिंग करते हैं। वन्या की बातें सुनकर चेतन दादाजी स्माइल करते हुए बोले, बेटा, आपके पापा एक बहुत अच्छे कुक हैं, पर ये अक्सर कुकिंग नहीं करते। युवान जब छोटा था तो वह बार बार आपके पापा के हाथों का बना खाने के लिए जिद किया करता था और जब आपकी माँ आपके पापा से नाराज़ हो जाया करती थी तो उन्हें मनाने के लिए वे अपने हाथों से खाना बनाकर उन्हें खिलाते थे। चेतन दादाजी की बातें सुनकर वन्या के फेस पर एक स्माइल आ गई। वो दादाजी की तरफ देखते हुए बोली, दादाजी, माँ कैसी दिखती थी? वन्या का सवाल सुनकर चेतन दादाजी मुस्कुराने लगे। अनिल जी कुकिंग करते हुए ही वन्या के सवालों का जवाब देते बोले, बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, तुम्हारी तरह ही बहुत ही सुंदर, सुशील और सबका ख्याल रखने वाली थी। वन्या अनिल जी की तरफ देखते हुए बोली, पापा, क्या मैं माँ को देख सकती हूँ? अनिल जी वन्या के सिर पर प्यार से हाथ फेरते बोले, तुम अपनी माँ को देख सकती हो। इनफैक्ट हम सब तुम्हारी माँ से मिलने जाएंगे।
वन्या अनिल जी की तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिला देती है। जब मालविका जी और युविका जी की डेथ हुई थी तब अनिल जी यक्षित से बहुत नाराज हो गए थे। उन्होंने मालविका और युविका की सारी यादों को मैंशन से हटाकर एक कमरे में कैद कर दिया था जहां वे किसी के आना जाना पसंद नहीं करते थे। इसलिए उस कमरे की देखभाल के लिए खास सर्वेंट अपॉइंट किए गए थे जिनका काम बस यहाँ की व्यवस्था को देखना था। अनिल जी ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो अपनी मालविका की परछाई से मिलेंगे, वो भी अपनी बहू के रूप में। अनिल जी ने जब वन्या को पहली बार देखा तभी उनकी आंखों भर आई थी। वन्या के आ जाने से सिंघानिया मैंशन की खोई हुई खुशियां वापस आ गई थी। युवान अपने पेट पर हाथ फेरते बोला, गाइस मुझे बहुत भूख लगी है, अगर आप लोगों को नहीं खाना तो मैं तो चला। ये बोलकर वह वहां से जाने को हुआ। दादाजी ने युवान का कान पकड़ लिया। युवान दर्द से चीखते हुए बोला, आहा बड़ी क्या कर रहे हैं। फिर वह नौटंकी करते बोला, छोड़ दीजिए बड़ी, अगर आपका पोता बहू मुझे देख रही होगी ना तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। टू बी कंटिन्यूड। क्या चल रहा है तिशा के माइंड में, आगे कहानी क्या मोड़ लेने वाली है, जानने के लिए सुनते रहिए सीओस फॉर्स वाइफ और डेविल सीओस इम्पोस्ट वाइफ। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। लेकिन यहाँ पर तो एड ने ही अपना डेरा डाल लिया है, सो जस्ट वेट अ मिनट। एपिसोड 161 दैट इज इमोशनल मूवमेंट्स। युवान की इस नौटंकी से सबकी हंसी छूट गई। दादाजी युवान की तरफ घूरते बोले, बहुत ड्रामेबाज है ये लड़का, सुधर जाओ नालायक। ये बोलकर दादाजी युवान का कान छोड़ देते हैं और वह अपने एक हाथ से अपने कान को सहलाने लगा। वे दादाजी की नकल करते हुए अपनी प्यारी आवाज में बोला, बहुत ड्रामेबाज है ये लड़का, चुदल ताओ नालायक। ये बोलकर अपने छोटे छोटे क्यूट से हाथ अपने हाथ पर रखकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। दादाजी वेद को अपनी गोद में ले लेते हुए बोले, अपने बड़े दादू की नकल करते हो हाँ? वेद जो कि चैतन्य दादाजी की गोद में था, भले ही दादाजी की उम्र 72 साल के लगभग थी पर शरीर में एक तंदुरुस्ती अभी भी मौजूद थी। उनकी झुर्रियों से भरे चेहरे पर अभी भी एक चमक थी, उनके तजुर्बे की चमक। नन्हा वेद अपने बड़े दादू के चेहरे के लटके स्किन को अपनी छोटी छोटी उंगलियों से छूने लगा। ये देखकर वन्या बोली, बेटा आप बड़े दादू के साथ ये क्या कर रहे हैं। वेद ने एक नज़र अपनी मम्मा की तरफ देखा, फिर दादाजी की तरफ देखते हुए अपनी प्यारी आवाज़ में बोला, बड़े दादू आपके गाल लटके हुए क्यों है। वेद के इस मासूम सवाल पर दादाजी उसके गालों को पिंच करते बोले, क्योंकि बेटा अब आपके बड़े दादू की उम्र हो गई है ना, अब वो बूढ़े हो गए हैं। वेद अपनी टिमटिमाती आंखों से दादाजी की तरफ देखते हुए क्यूरियसली बोला, भले दादू क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा और मेरे गाल भी आपकी तरह हो जाएंगे। वेद के इस मासूम सवाल पर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। वहीं दादाजी वेद के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, बेटा अभी तो आप बहुत छोटे हो, आपके बड़े दादू की उम्र तक आने में अभी आपको बहुत समय लगेगा। बेटा आपको भूख लगी है ना, चलिए हम ब्रेकफास्ट करते हैं। वेद, यच बले दादू वेदांश को भूखी भूखी लगी है। सभी डाइनिंग टेबल की तरफ आ गए। मेस ने सबके लिए ब्रेकफास्ट सर्व किया। छोटू वेद आज अपने हाथों से खाना खा रहा था। ये देखकर यक्षित और वन्या स्माइल कर रहे थे क्योंकि वेद दोनों की जान था और अब तो वेद की छोटी बहन या भाई भी आने वाला था। वन्या ने स्माइल करते हुए अपने पेट पर हाथ रख दिया। आज का खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। ऐसे में युवान कहाँ पीछे रहने वाला था, वो तो खाने पर टूट ही पड़ा था। यक्षित युवान की इस हरकत पर उसे डांटते हुए बोला, खाना कहीं भागा नहीं जा रहा है, इसलिए आराम से खाओ, यूं सदियों से भूखे आदमी की तरह खाने की ज़रूरत नहीं है। पर युवान अपनी स्पीड जारी रखते बोला, भाई आपको पता है यह टेस्टी खाना देखकर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, और वैसे भी आज डैड ने बहुत दिनों बाद अपने हाथों से खाना बनाया, इसलिए मैं तो नहीं रुकने वाला। अनिल जी भी उसे टोकते हुए बोले, तुम्हारा भाई सही बोल रहा है, थोड़ा आराम से खाओ बेटा। पर युवान तो युवान ही था, उसे किसी की कहाँ सुनी थी, वो भी खाने के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। वो अपनी तरफ जारी रखता है रफ्तार को। वन्या को भी प्रेगनेंसी की वजह से बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने भी बाकी दिनों के मुकाबले आज ज़्यादा खा रही थी। वे अनिल जी की तरफ देखते हुए बोली, पापा खाना बहुत टेस्टी बना है।
अनिल जी अपने फेस पर एक स्माइल लाते बोले, थैंक यू बेटा, मुझे खुशी हुई कि मेरे हाथों का बना खाना मेरी बेटी को पसंद आया। मासूम वेद भी अपने दादू का बना टेस्टी टेस्टी कप केक्स खाने में बिजी था। ओवरऑल सबको आज का ब्रेकफास्ट बहुत ही टेस्टी लगा, जैसे वन्या के हाथों का लगता था। ब्रेकफास्ट के बाद सभी मालविका जी और युविका से मिलने चले गए। अनिल जी आगे आगे थे और बाकी सब उनके पीछे पीछे। अनिल जी आगे आगे गए और एक की से उस बड़े से दरवाजे को खोलने लगे। फिर धीरे धीरे सभी उस कमरे में आ गए। उस कमरे में अनिल जी ने युविका और मालविका की सारी यादों को संजो कर रखा हुआ था। अनिल जी अपनी प्यारी सी बेटी युविका और अपनी वाइफ मालविका को सबसे ज़्यादा प्यार करते थे और उनके जाने के बाद वो डिप्रेशन में ही चले गए थे। सभी वहाँ की एक एक चीज़ों को ध्यान से देख रहे थे, खासकर वन्या, जीविका और वेद। उस कमरे में के सामने एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी जिससे कपड़े से ढका गया था। यक्षित और युवान भी आज काफ़ी दिनों बाद इस कमरे में आ रहे थे, क्योंकि उस वक्त अनिल जी ने इस कमरे में आने की परमिशन किसी को नहीं दी थी। अनिल जी ने उस तस्वीर पर से पर्दा हटाया। सबकी निगाहें उस तरफ चली गई। एक औरत एक किंग साइज सिंगल चेयर पर बैठकर बहुत ही शान से बैठी हुई थी। उसने क्रीम कलर की बेहद ही खूबसूरत बनारसी साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वह बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट और खूबसूरत लग रही थी। ये यक्षित और युवान की मॉम मालविका जी थी। बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें, उन पर घनी घनी पलकें, गोरा रंग, पतली नाक और चेहरा गुलाबी से होठ दिखने में बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत थी। यक्षित का चेहरा भी कुछ कुछ अपनी मॉम की तरह ही था। वन्या ने यह नोटिस किया। मालविका जी को देखकर सबकी आंखें नम होने लगी। अनिल जी की आंखों तो आंसू का एक कतरा भी गिर गया। उनके लिए यह पल बहुत ही ज़्यादा इमोशन था। भले ही मालविका जी आज उनकी ज़िंदगी में नहीं थी, पर फिर भी वो आज भी उसके उतना ही प्यार करते थे जितना कि तब करते थे। चैतन्य दादाजी अनिल जी के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें संभालते बोले, बेटा संभालिए खुद को। अनिल जी अपने आंसू पोंछते बोले, पापा आज इतने दिनों बाद मालविका से मिल रहा हूँ, इसलिए अपने आंसू नहीं रोक पाया। चैतन्य दादाजी अनिल जी के कंधे पर हाथ रखते हुए ही बोले, बेटा हम आपकी भावनाओं को समझते हैं। हम भी अपनी मालविका बहू को आज भी बहुत याद करते हैं। हमें पूरा यकीन है वो हमारे बहुत दूर नहीं गई होगी, हमारे आसपास ही होगी और हमें देख रही होगी। सॉरी, वो ऐड आ जाते हैं। अनिल जी हाँ में सिर हिला देते हैं। वेद अपनी टिमटिमाती आंखों से उस तस्वीर को देखते हुए अपने डैडी से बोला, डैडी ये कौन है? अनिल जी वेद को अपनी गोद में लेते हुए बोले, बेटा ये आपकी दादी मम्मा है। वेद अपनी टिमटिमाती आंखों से अपने दादू से बोला, पर दादू दादी मम्मा हमारे साथ क्यों नहीं लेती, वो कहाँ लेती हैं? वेद के इस मासूम सवाल पर अनिल जी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए मालवा जी की तरफ देखते हुए बोले, आपकी दादी मम्मा अब हमें छोड़कर हेवन चली गई बेटा, इसलिए वो हमारे साथ नहीं रहती। ये बोलते हुए अनिल जी की आंखों में रुके हुए आंसू बहने लगे। वे जब भी इस कमरे में आते थे उनके लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल होता था। अनिल जी के ये आंसू इस बात की गवाही थे कि वो आज भी अपनी मालविका जी से उतना ही प्यार करते हैं और आज भी उन्हें याद करते हैं। वेद अपने दादू के चेहरे की तरफ देखते हुए अपने छोटे छोटे हाथों से उसके आंसू साफ करते हुए आंसू आवाज़ में बोला, दादू तो आप दादी मम्मा को बहुत मिस कर रहे हो? अपने प्यारे और जिगर के टुकड़े वेद का सवाल सुनकर अनिल जी के आंसू पानी की तरह बहने लगे। वो वेद के गालों को चूमते हुए बोले, हाँ बेटा आपके दादू आपकी दादी मम्मा को बहुत मिस कर रहे हैं। अनिल जी को रोता देखकर प्यारा सा वेद अपने निचले होठों को बाहर निकालता है और वो भी रोने लगता है। अपने बच्चे को रोना सुनकर यक्षित जो कि अपनी माँ की तस्वीर में खो गया था, वो जल्दी से वेद के पास आकर उसे अपनी गोद में लेता है और उसे चुप कराने लगा। वहीं युवान और वन्या अनिल जी के पास आते हैं। वन्या उन्हें हक कर लेती है और उन्हें पीठ के सहलाते हुए बोली, शांत हो जाइए पापा, देखिए आपका वेद भी अपनी दादी मम्मा को कितना मिस कर रहा है। थोड़ी देर बाद अनिल जी शांत हो जाते हैं। यक्षित अपने बेबी को पीठ पर रब करते हुए उसे अपने सीने में छिपा लेता है। थोड़ी देर बाद वह वेद को भी शांत कर देता है। रोने की वजह से वेद के गुलाबी आंखें लाल हो चुकी थी। यक्षित अपने बच्चे के चेहरे को सामने
करके उसके गालों को चूम लेता है। फिर वे वहाँ मौजूद बाकी की तस्वीरों को देखने लगे। अनिल जी ने एक दूसरी तस्वीर पर से पर्दा हटाया। ये एक प्यारी सी लड़की की फ़ोटो थी जो कि देखने में मालविका जी की और अनिल जी की मिक्सचर लग रही थी। उसके चेहरे पे एक प्यारी सी और इनोसेंट सी स्माइल थी, जिसे देखकर युवान के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वन्या अनिल जी की तरफ देखते हुए बोली, पापा ये कौन है? वेद भी अपने दादू की तरफ देखते हुए अपनी प्यारी वॉइस में बोला, दादू ते कौन है? अनिल जी वेद की तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोले, बेटा ये आपकी प्यारी बुई है। वेद अपनी टिमटिमाती आंखों से अनिल जी की तरफ देखते हुए अपनी बातों को दोहराते हुए बोला, बुई? अनिल जी, ये आपके डैडी और चाचू की छोटी बहन, आपकी बेबी प्रिंसेस युविका है। उनकी बेबी प्रिंसेस युविका है। वेद उनके मासूम से दिमाग का इस्तेमाल करते हुए बोला, दादू क्या बुई भी दादी मम्मा के छाल हमें छोड़कर हेवन चली गई? अनिल जी का दिल तो नहीं मर रहा था, पर उन्होंने अपने दिल का पत्थर रखकर हाँ में सर हिला दिया। दरअसल युवान और युविका दोनों जुड़वा थे। युवान उनसे 1 घंटे पहले पैदा हुआ था। ट्विंस होने की वजह से वे दोनों में बहुत प्यार भी बहुत था। साथ ही दोनों लड़ते झगड़ते भी बहुत थे, पर अगर ज़्यादा देर एक दूसरे को नहीं देखते तो वो रोने भी लग जाते थे। दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी। युविका के जाने के बाद युवान को भी एक गहरा सदमा लगा था। यक्षित को तो जैसे टूट ही गया था। वह अपने छोटे भाई और बहन से बहुत प्यार करता था और उन्हें हर बुरी चीज़ से प्रोटेक्ट करता रहता था। पर यक्षित ने खुद को स्ट्रॉन्ग बना लिया, क्योंकि उसे युवान अनिल जी के साथ साथ पूरी फैमिली को संभालना था। वो वक्त यक्षित और उसकी फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। युवान अपने भाई के पास जाकर बोला, भाई आपको याद है मैं और युविका साथ में कितना लड़ते झगड़ते थे? यक्षित युवान के सिर पर प्यार से हाथ फेरते बोला, और जब कुछ घंटे के लिए भी एक दूसरे को नहीं देखते तो रोने लग जाते थे। युवान यक्षित के गले लगे हुए उसके चेहरे की तरफ देखते बोला, भाई आपको याद है मैं हमेशा आपसे ही शिकायत करना रहता कि आप मुझसे ज़्यादा युविका को प्यार करते हैं। यक्षित अपने चेहरे पर एक स्माइल लेकर पिछली बातों को याद करते हुए बोला, और इस चक्कर में तुम एक बार पूरे दिन मुंह फुलाकर बैठ गए थे। युवान यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, भाई आपको आज भी वो बात याद है? यक्षित युवान के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए हाँ में सिर हिला देता है। युवान यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, भाई मैं युविका को आज भी बहुत मिस करता हूँ। क्या वो हमारी लाइफ में वापस नहीं आ सकती? ये बोलते हुए युवान का गला रुंध गया। युवान हमेशा हंसते खेलते रहने की और मस्ती करते रहने वाला इंसान था। ऐसा कम ही मौके आते थे जब वह इमोशन होता था, पर बात जब उसकी फैमिली की आती थी तो वह किसी मैच्योर इंसान की तरह एक्ट करता था। युवान की बातें सुनकर यक्षित उसे हक कर लेता है। कहीं ना कहीं वो भी अपने सीने में एक झूठी उम्मीद लिए हुए ही था कि उसकी बेबी प्रिंसेस वापस उनकी ज़िंदगी में आ जाएगी, ये जानते हुए कि सालों पहले वो अपनी प्रिंसेस को खो चुके हैं। वन्या और जीविका की निगाहें भी युविका की प्यारी सी तस्वीर पर अटक गई। वे एकटक उसे देखने लगे। वन्या को मन ही कर रहा था कि युविका अभी उस तस्वीर से बाहर आ जाए और वह उसे जोर से हक कर ले। वन्या को अब तक ये पता चल चुका था कि युविका सिंघानिया फैमिली की लिटिल प्रिंसेस थी और सभी उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। युविका को आई एक खरोंच भी किसी को बर्दाश्त नहीं होती। सबकी जान बसती थी युविका में। वन्या ने यक्षित के मुंह से कई बार युविका का जिक्र सुना था। जीविका अपनी दी को हक करते हुए बोली, दी जीजू और युवान भी युविका को उसी तरह प्यार करते होंगे ना, जितना प्यार आप मुझसे करते हो। वन्या जीविका को हक करके उसके माथे को चूमते हुए हाँ में सिर हिला देती है। थोड़ी देर तक वहाँ की यादों को ताज़ा करते हुए वे बाहर आ गए। वेद वहीं हॉल में सोफे पे अपने खिलौने के साथ खेलने लगा। उसने अपने गेम में अपने सभी चाचुओं को भी शामिल कर लिया। चैतन्य दादाजी और अनिल जी अपने अपने कमरे की तरफ चले गए। जीविका वहीं वन्या और यक्षित के बगल में बैठी हुई थी। तभी एक सर्वेंट आया और अपना सिर झुकाकर वन्या को ग्रीट करते हुए बोला, मैडम आपसे कोई मिलने आया है। वन्या सोच में पड़ गई थी कि आखिर उससे मिलने कौन आया होगा। ये पहली बार था जब कोई उसे सिंघानिया मेंशन में मिलने आया था। वन्या कुछ सोचते हुए उस सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोली, ठीक है आप उन्हें अंदर भेज दीजिए। वो सर्वेंट हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से बाहर की तरफ चला गया। वन्या अभी भी सोच में लगी हुई थी, उसे मिलने कौन आया होगा। सो टू बी कंटिन्यूड। आपको क्या लगता है कौन आया होगा वन्या से मिलने के लिए?
कमेंट में ज़रूर बताना आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में। सो जिसका अभी सब्सक्राइब करना रह गया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। हाँ, थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।